मेरे साथी सभी वक्तागण और यहाँ पहली दूसरी कतार में बैठे हुए मेरे आत्मीय बंधु और बांधवियों, 13 पृष्ठों की रंजन जी की भूमिका और उसके बाद यहाँ उनका उद्बोधन इस कविता संग्रह में प्रवेश करने के लिए एक खुले गए दरवाजे की तरह है। और बाद में तो आशीष त्रिपाठी ने उसके भीतर जितनी खिड़कियां थी वे सभी खिड़कियां खोल दी। अक्सर मैं सोचता हूँ एक लंबे समय से, हालांकि कविता को कैटेगराइज करने में और कवियों को भी कैटेगराइज करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इस समय का हिंदी कविता का जो माहौल है उसमें अगर आप देखें तो 18-20 साल के युवक युवती से लेकर 30-35 साल तक के कवियों की संख्या 50 से अधिक है। उसमें 20-25 अच्छे कवि हैं और 30-35 साल से 50-52-55 तक चले जाइए तो उसकी तो और विशाल संख्या है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि साहित्य के जितने रूप होते हैं उसमें कविता, आशीष ठीक बोल रहे थे, उसमें कविता इतनी अधिक इस समय हिंदी में खास करके क्यों लिखी जा रही है, क्योंकि उसमें केवल साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को ही हम नहीं देखते हैं। मेरे पास एक सुपरिचित व्यक्ति की एक कविता संग्रह की पांडुलिपि आई देखने के लिए, मैं दंग रह गया कि हिंदी में तो ऐसे कुछ है ही नहीं। हायर टेक्नोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एआई वगैरह से लेकर के सब, उसके टर्म में, उसके जो अपने पारिभाषिक टर्म है, सब पर कविताएं लिखी गई। बाद में टेक्नोलॉजी का है या इंजीनियर का है, तो अब कविता का यह दायरा या कवि का जो संसार है उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। मैं अक्सर 20-25 वर्ष पहले वीरेंद्र से मजाक करता था, वीरेंद्र डंगवाल से, और कहता था कि वीरेंद्र डंगवाल अब हम प्रोफेसर पोएट्स की एक कैटेगरी बनाएंगे। हमने बनाई नहीं, लेकिन यहाँ कहना मैं जरूरी समझता हूँ क्योंकि यहाँ 4 युवा भगवती तिर्की, खुद आशीष त्रिपाठी और प्रज्ञा माया जी मौजूद है। मैं वीरेंद्र को कहता था कि देखो जितने भी चर्चित, सुचर्चित, प्रशंसित, बहुप्रशंसित, पुरस्कृत, सम्मानित वगैरह है प्रोफेसर पोएट्स में, उसमें तो केवल 2 ही है, केदारनाथ सिंह जी हैं और तुम हो। मैं सोचता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई कैटेगरी बनानी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये विचारणीय है। क्योंकि जब मैं आशीष त्रिपाठी को सुन रहा था तो मैंने आशीष त्रिपाठी जी को कहा कि आपने जितनी बातें कही हैं वो केवल क्रिटिक की हैसियत से नहीं कही हैं, क्योंकि आप एक अच्छे पोएट हो इसलिए आपने बातें कही हैं। आप जानते होंगे कि आशीष त्रिपाठी का हाल का एक संकलन है शांति पर्व, और वो उस समय से कविता, जबकि उनके यहाँ एक रंग ठहरा हुआ था, से कविताएं लिख रहे हैं। अगर होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए ध्यान देने के लिए कि हिंदी में जितने प्रोफेसर पोएट्स हैं, अब चूंकि नौकरी प्रोफेसर की है तो हम प्रोफेसर ही कहेंगे, उसमें सभी आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। भगवत रावत भी तो हिंदी के ही थे, राजेंद्र कुमार जी थे, सभी नहीं, और बीएचयू में तो काफ़ी आप लोग साथी हैं। तो इनकी कविताओं में, और जो इस श्रेणी में नहीं है, उनकी कविताओं में क्या कहीं से कोई भिन्नता आती है? और अगर वो भिन्नता आती है तो कहाँ है? ये बड़ा काम है, थोड़ा जोखिम वाला भी काम है, इसलिए जो उस इलाके में जाना चाहे जाएं। रंजन जी की तो 13 पृष्ठों की भूमिका में ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और उन्होंने बातें की। मुझे लगता है ये है कि कांस के फूलों ने कहा जोहार, इसकी केवल स्त्रीवादी दृष्टि से हम इस पर विचार नहीं कर सकते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि स्त्री चिंतन, स्त्री लेखन, स्त्री भाषा, स्त्री जो कुछ भी, स्त्री विमर्श, जो कुछ हिंदी में चला, विदेश में चला, यहाँ चला, अगर हम सिमोन दे बाउवा के द सेकंड सेक्स को पहले भी चले जाएं, कोई रिसर्चर जितना चाहे जाना चाहे,
मुझे जो चीज परेशान करती है वही है कि मनुष्य किन अर्थों में मनुष्य है। यह जो पूरा शरीर है हमारा मनुष्य का, इसमें वह कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमें मनुष्य बनाता है। मेरा अपना मानना यह है कि नाभि के पहले या पेट के पहले वाला जो हिस्सा है, जो कि जिसे आप हृदय कहते हैं, और सबसे ऊपर जो हिस्सा है मस्तिष्क, जो चिंतन करता है, सोचता है, और हृदय जिससे संवेदना जुड़ी होती है, वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। लेकिन एक अजीब स्थिति है पूरी दुनिया में, और भयावह स्थिति है कि अधिकांश लोग नाभि के नीचे का जो भाग है पेट, भोजन, खाद्य, और उसके नीचे का जो भाव है लिंग, शिशु, योनि, उसमें फंसा हुआ है। ये तो पशुओं में भी होते हैं। मैंने कभी स्त्री चिंतन पर केवल एक ही लेख लिखा है, और उसमें एक पुरुष ने ही एक गलत ढंग से मित्री है तलवारें खींच ली। मैं चुप हो गया था कि जरा तलवार चले तब देखा जाए। और एक हमारी स्त्री प्रसिद्ध मित्र ही और कवित्री भी केवल इसलिए नाखुश थी कि उनका नाम अच्छे ढंग से नहीं लिया गया। ये तो 15-20 वर्ष पहले विजाइना स्पीक्स किताब जो है सो आ चुकी थी अंग्रेजी में, कि वेजाइना जो है वह बोलती है। जो भी हिंदी में स्त्री चिंतन, स्त्री विमर्श हो रहा है स्त्री कविता की तरह, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कैथर कला की औरतें की चर्चा किसने की है। गोरख पांडे की कविता है कैथर कला की औरतें, बड़ी मशहूर कविता है वो। स्त्री पक्ष है, स्त्री पक्ष पर हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे संग्रह की 81 कविताओं को पढ़ते हुए मैं थोड़ा चकित हुआ, विस्मित हुआ, और मुझे अच्छा लगा कि प्रज्ञा जिस काव्य मार्ग पर चल पड़ी है अपने इस पहले कविता संग्रह के साथ, उसमें हमें अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं, और मैं उन्हें एक उदीयमान और संभावनाशील कवि के रूप में देखता हूं। इस समय कविता की जो इतनी भीड़ है, कवि की संख्या बढ़ रही है और कविताओं की संख्या भी, यह एक प्रकार से शुभ लक्षण है। क्या कारण है, यह अलग से अध्ययन का, चिंतन का, विचार का विषय है कि हिंदी में जिस परिमाण में कविताएं लिखी जा रही हैं, जिन मात्रा में, क्या उसी मात्रा में बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में, उर्दू में, या जो भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी कविताएं लिखी जा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अधिक हिंदी में कविताएं लिखी जा रही हैं। यहाँ मैं उस ओर नहीं जाना चाहूँगा कि हिंदी में इतनी विपुल मात्रा में कविताएं क्यों लिखी जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सही नए कवियों को रिल्के के पास जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने नए कवियों को एक सलाह दी थी। नवागंतुक कवियों को, हिंदी में जो नवागंतुक कवि हैं, उन्हें रिल्के का वो युवा कवियों के नाम जो पत्र है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। कांस के फूलों ने कहा जोहार संग्रह से प्रज्ञा हिंदी कविता की धरती पर अपने पांव रख रही है, और अब उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने पांव को सधे कदमों से कितनी दूर तक चलेंगे। वे हिंदी कविता में नवागंतुक हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और मैं इस नवागंतुक कवि का स्वागत करता हूँ। कांस के फूल तुलसीदास के होंगे, फूले कांस सकल मही छाई, जन वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। कांस के फूलों से धरती दी गई, मानो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई हो,
वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन के समय कांस के फूल खिलते हैं। अब केवल कांस के फूल ही पर विचार किया जाए कि वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का आना क्या होता है, वो एक अलग विचार का विषय है। ये फूल दुर्गा आगमन के शुभ प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं। ये मानसून की विदाई से भी इसका जुड़ाव है, संकेत है। अंग्रेजी में इसे वाइल्ड शुगर केन कहा गया है। इसका एक बोटेनिकल नाम भी है। अब किसी को कांस के फूल पर विचार करना हो कि इसकी क्या पोटेंशियलिटी है, क्षमता है, ब्यूटी है वगैरह वगैरह, तब हम उस ओर हम जा सकते हैं। वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे एक संभावनाशील कवि की जो क्रिएटिविटी है वह मुझे थोड़ी खुलती हुई और हल्के से खिलती हुई भी हमें दिखाई देती। यह इसलिए कि प्रज्ञा की कविताओं में स्मृति, गांव, पर्यावरण, किसान, स्पर्श, पिता, माँ, भाई, बहन, पूरा परिवार, आजी, दाम्पत्य, भौजी, नदी, पहाड़, थेथई के फूल, संगीत, दद्दा, सूर, बिच्छू, कोड़ोया के फूल, करम के गीत, सब समय, जिजीविषा और दुख के साथ यहाँ आश भी है और यत्न भी है। नदी को वो पहाड़ की पोती और धरती की बेटी के रूप में देखते हैं। वहाँ चैत और बसंत है, पृथ्वी है जिसकी चर्चा की गई, जिसके लिए कुछ भी बोझ नहीं और पृथ्वी को पता है उसे कितना घूमना है। वहाँ समय के साथ दौड़ती स्त्री है, नैहर आती हुई लड़कियां हैं, बेटी से ककहरा सीखने वाली माँ है और माँ बेटी दोस्त है। अब माँ बेटी जहाँ दोस्त है तो ऐ लड़की कहानी में चलिए, वहां देखिए हिंदी में एक विचित्र स्थिति है। मुक्तिबोध की जन्मशती बीत गई, कृष्णा सोबती की भी जन्मशती बीत गई, लेकिन मेरी जानकारी में, मैं केवल देखता रहता हूँ, मेरी जानकारी में इन दोनों जन्मशतियों के अवसर पर जितने भी आयोजन, लेखन वगैरह हुए हैं, पत्रिकाओं के केंद्रित अंक निकले हैं, उसमें दो कथाकारों ने मुक्तिबोध पर जो लिखा है उसकी शायद ही कहीं चर्चा हुई हो और उस पर विचार किया गया हो। मेरा मतलब कृष्णा सोबती ने जो मुक्तिबोध पर लिखा है वो, और रमेश उपाध्याय ने मुक्तिबोध पर जो लिखा है वो। यहाँ दो प्रमुख कथाकार, एक कहानीकार और प्रमुख उपन्यासकार बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। विधाएं का जो अपना एक फिक्स्ड रूप था वो टूट रहा, विचार और चिंतन के क्षेत्र में। वह हिंदी की किताब है, हिंदी के अध्यापक, हिंदी के आलोचक तो बोलेंगे, लेकिन अब कोई नाटककार भी आकर के बोले, कहानीकार भी आकर के बोले, उपन्यासकार भी बोले, तो ये बहुत शुभ लक्षण है जो हमें कृष्णा सोबती और रमेश उपाध्याय के यहाँ मुक्तिबोध पर किताब है, उनके यहाँ हमें देखने को मिलता है। प्रज्ञा के पास समय बोध है, लेकिन इस समय बोध को और बढ़ाने की जरूरत है। उनके पास समाज बोध भी है, इतिहास बोध अभी उनके पास थोड़ा कम है। यह जो समय बोध है या जो यथार्थ बोध है, इसे देखने के लिए या खुद प्रज्ञा, अब एक पोएट के रूप में इनका आगमन तो हो ही गया है, संकलन निकल गया है, उदीयमान है ही, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम यह भी देखना चाहेंगे कि कविता के बारे में प्रज्ञा के क्या ख्याल है, कवि के बारे में क्या ख्याल है, वे स्वयं अपनी कविता को कैसे देखती हैं। उनकी एक कविता है मेरी कविता, यह इसमें
कविता के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनकी कविताओं को थोड़ा ही सही समझने के लिए उनकी मेरी कविता पढ़ी जानी चाहिए, जिसमें एक साथ देश, भीख मांगता वृद्ध, फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाला परिवार, निराश्रित बुढ़िया, वृद्धा पेंशन, आधार नंबर, वृक्ष, पहाड़ी, नदी, लड़की के पीछे खड़ा भेड़ियों का झुंड, किसान के आंसू, कामकाजी माँ, सब हैं। मेरी कविता रचना चाहती है धान की सुनहरी खेती। ये कवि की भूमिका है। कवि को स्टंट तो लेना ही होगा। वो कविता क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रही है। मेरी कविता रचना चाहती है धान की सुनहरी खेती, और तभी टपक पड़ते हैं कागज पर किसान के आंसू। कविता यहाँ ऐसे स्थल, ऐसी चिंताएं, ऐसी मार्मिक पहचान बढ़नी चाहिए, क्योंकि चाहती हैं, एक इच्छा है। कवि का कर्म क्या है ये देख रही है, समझ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे यह लगता है कि उनका गांव है। प्रज्ञा के भीतर गांव, किरसई जीवित है। वो सिमडेगा वैसे भी आज के झारखंड में भी जो विकास और पिछड़ेपन को लेकर के जो एक मानक अप्रोच बन जाता है, उसमें सिमडेगा को आज भी थोड़ा सा हाशिए पर रखा जाता होगा। और किरसई गांव, उन्होंने अपनी यह किताब अपने गांव किरसई को समर्पित की है। गांव बचेगा तो देश बचेगा, गांव बचेगा तो समाज बचेगा। ये तो गली आगे मूर्ति है। उपन्यास में शिव प्रसाद सिंह ने उस जमाने में 60 के दशक के अंत में लिखा था कि गांव में जो भी मूल्यवान है वो सभी शहर जा रहा है। युवा सैनिक में जा रहा है भर्ती होने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए शहर जा रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में, अच्छा चावल बिकने के लिए शहर जा रहा है। सब कुछ गली आगे मूर्ति है। इनके यहाँ स्मृति, संबंध, परिवार, समाज, सबको बचाने की थोड़ी बहुत चिंता है। संकेत अभी कम है कविताओं का। जो बढ़ सकता है सरल सहज आत्मीय भाव बोध की ये कविताएं। आशीष त्रिपाठी ने जिस कोमलता या कोमलता की बात कही थी, यह कोमलता संवेदना से जुड़ी हुई है। इसलिए यह समय संवेदना को बचाने का। कोई भी कवि संवेदनहीन होकर जितना पुरस्कृत सम्मानित हो ले, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कविता का सीधा संबंध, पहला संबंध संवेदना से है। और जो विचार है वो इस तरह संवेदना में आ जाते हैं कि मिल करके एकाकार हो जाते हैं, दूध पानी की तरह वो मिल जाते हैं। कोमलता को बचाना, सरलता को बचाना, कोमलता को बचाना निश्चलता को बचाना है, कोमलता को बचाना आत्मीयता को बचाना है, और कोमलता को बचाना मनुष्यता को भी बचाना है। संवेदना को तो बचाना है ही। यह एक प्रकार से जीवन को भी बचाना है, क्योंकि जीवन तभी मूल्यवान है, तभी सार्थक है, तभी उपयोगी है जबकि हम संवेदन हों। बहुत अच्छी बात कही आशीष त्रिपाठी ने, जबकि उनको त्रिलोचन से जोड़ा और भागवत रावत से भी जोड़ा। स्त्री भाव की कविता से अधिक प्रज्ञा की कविताएं मुझे मानव भाव की लगती हैं। इस मानव भाव में ही स्त्री भाव भी आ जाए और बहुत सारे भाव इसमें आ जाएंगे। इसलिए इनकी कविताएं, कविता के शीर्षक है कविता की धड़कनों को सुने। मनुष्य की जो धड़कन है, जब हम उसे ही नहीं सुन पाए तो कविता की धड़कन क्या होगी। बड़ी बात यह है जो अच्छी हमें लगी, संभावनाशील है, अब ये उनके ऊपर है कि कितना कदम आगे चलती हैं, वो आगे जाती हैं। इनके यहाँ
स्थानिकता है और भौगोलिकता है। अब अगर इसी पर विचार किया जाए कि कविता में, हिंदी कविता में स्थानिकता और भौगोलिकता का महत्व, और बड़ी बात यह है कि इनके यहाँ कविता का जल बचा हुआ है, या कविता का जल जो है वही महत्वपूर्ण है। कविता का जल गंगाजल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस कवि में कविता का यह जल नहीं बचा हुआ है, वो कविता मेरी दृष्टि में सराहनीय। कविता का जल आता कहां से है? यह कविता का जल जो बचता है वह तब बचता है जब कवि में भी जल बचता है। और कवि के जल से मेरा क्या मतलब है? कवि के जल से मेरा मतलब आंख के आंसू से नहीं है, हृदय के जल से। आप चाहे तो उसे अरुण कह सकते हैं, संवेदना कह सकते हैं। यह कविता का जल संवेदना का जल है, जिसमें आंखों के आंसू नहीं, भीतर के आंसू हैं। और ऐसी कुछ टपकन हमें प्रज्ञा के यहाँ कुछ बूंदे दिखाई पड़ती हैं। नागपुरी में कुछ कविताएं हैं। तो ये देखिए, ये जो संबंध भाव है, ये पूरा हम सब जिस समय में रह रहे हैं, यह संबंध भाव के लुप्त होने का समय। यह संबंध भाव इतना अधिक लुप्त हो रहा है कि शब्द से उसके अर्थ ही गायब हो रहे हैं। शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, शब्द का जो मूलार्थ है, शब्द का जो जीवनार्थ है, वही गायब हो रहा है। इसलिए जब हिंदी और नागपुरी कविताओं को जब हम एक साथ रखते हैं, तो एक सहसंबंध दो भाषाओं या एक भाषा और बोली के बीच हम सहसंबंध को स्थापित करते हैं। यह सहसंबंध को बचाने का ये समय है ये। और इस कविता का एक बड़ा पक्ष सांस्कृतिक पक्ष है। मैं थोड़ा चकित रहा, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने नहीं की। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है, या जिसको हम पॉलिटिकल सेंस कहें, राजनीतिक समझ, वो प्रज्ञा में थोड़ी बहुत है और बहुत अच्छी है। दिल्ली अब शहर नहीं रहा। मैं उससे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाथरस अब नहीं जाना जाता काका हाथरसी के नाम से, कि उसके गर्दन पर नाखूनों के निशान दहशत की किताब में दर्ज नए पृष्ठ हैं। मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, मणिपुर कहते ही अनगिनत शिकारी दौड़ते आते हैं। सारा शहर खौफ ज़दा है भेड़ियों के पंजों से। सारे शहर बेपर्द हो गए हैं, साथ ही बेनाम भी। शहरों के नाम लिखे थे जिन दीवारों पर, वहाँ नदियों के खून के ताज़ा छींटे पड़े हैं। एक नदी की जघन्य हत्या 100 योजन धरती का बंजर होना है। जिसने ऐसा कौन शहर है जिसने बचाया हो धरती को बंजर होने से? कौन शहर बचा है जिसने बचाए रखा है अपना नाम? ना, कोलकाता का नाम भी मत लेना। अपने अपने शहर को बचाने लोग जा रहे हैं दिल्ली। उन्हें नहीं पता दिल्ली अब शहर नहीं, एक नए तानाशाह का नाम है। शाबाश। ये जो पॉलिटिकल वॉइस, ये जो रियल वॉइस, जैसे हम प्रज्ञा की कविताओं में देखते हैं, ये गहरी अपने समय की समझ से और अपने समय से गहरे सरोकारों से जुड़े होने के कारण ये वॉइस आनी चाहिए, ये वॉइस बढ़नी चाहिए। यहाँ डायरेक्टर्स नहीं है। अनेक कविताएं ऐसे मिलेंगी जिसको देखने से लगेगा कि नहीं, ये सपाट ढंग से या कह दी गई कविताएं हैं, लेकिन कुछ कविताओं में जो संकेत है, अब ये हमको बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है। और उसी तरह से बिच्छू कविता को रखिए। ये समय नहीं है, 3:30 हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूँ, कि विस्तार से इनकी कविताओं पर विचार किया जाए। मुझे ऐसा लगा कि प्रज्ञा ग्रामीण और कस्बाई मानस की कमी है। और जो बचा हुआ है, जो भी जल, जो भी शुद्ध, जो भी अच्छा, जो भी मूल्यवान, जो भी बचा करके रखने वाला, वह हमारे गांवों में भी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत
कस्बा में भी, शहर में तो और बहुत थोड़ा बचा हुआ है। इसलिए इनकी कविताओं में हम सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरों को भी देखते हैं। वो भी चल रही हैं और हम आने वाले वर्षों में उनकी चाल को और उनकी गति को और अच्छी तरह देखना चाहेंगे। शुभकामनाएं।